नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल के इस बहुत खास प्रोग्राम में जिसका नाम है कासे किताब। और कासे जी, किताब में हम अपने मेहमानों से बात करते हैं उनकी जी, पसंदीदा किताबों के बारे में, उनकी पढ़ने लिखने की दिलचस्पियों के बारे में। और आज कासे किताब में हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता रघुवीर यादव जी। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से कासे किताब में आ जाएं, और आज जी। उन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा है कि वो यहाँ खुद आए हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका कासे किताब में। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सर, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने हाल फिलहाल कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी हैं या आप पढ़ रहे हैं जो आपने अभी पढ़ी हो पिछले कुछ दिनों में। अभी मैं नज़ीर को पढ़ रहा था, नज़ीर अकबराबादी। आबादी जी। वाह। जी, जी हाँ, उनको पढ़ रहा था तो उनकी जो लेखनी में जो उस वक़्त का ज़माना था, ये गालिब और ये मीर वाला ज़माना था उनका, उस वक़्त उन्होंने जितनी सहजता से और जितनी ज़बान को आम आदमी की ज़बान में जो लिखा है, वो पढ़ के बड़ा बड़ा मज़ा आता है वो पढ़ के। तो इन दिनों मैंने वो पढ़ी, फिर मंटू को भी पढ़ रहा था, इसमें चुगताई को भी पढ़ रहा था, फिर प्रेमचंद को भी पढ़ा, क्योंकि साफ करते हुए कुछ किताबें निकल आई। जब ये लॉकडाउन का टाइम हुआ तो बहुत दिनों से हम तो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने से ही टाइम नहीं मिल रहा था, इतनी स्क्रिप्ट आ जाते हैं, हम उन्हीं को पलट पलट के, और वो भी कंप्यूटर पे और इस पर बहुत बाइंडेड स्क्रिप्ट बहुत कम मिलती है आजकल। तो वो मेल कर देते हैं सीधा, तो यहाँ आ जाता है मेल, और अब हम उसको पलटने की कोशिश करते तो पन्ना नहीं पलटता, तो खिसकाना पड़ता है पन्ना, और खिसकता है तो लगता है कि जो पढ़ा है वो दिमाग से भी खिसक गया है। क्या बात है सर। ये बताएं, एक बात बहुत होती है कि आमतौर पे अब इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं, तो आप हिंदी में मंगवाते हैं या आप भी अंग्रेजी में ही आपको मिलती है, रोमन में या ये देवनागरी में। रोमन में मिलती है, लेकिन मैं अगर 50 बार भी पढ़ूं तो मुझे समझ नहीं आती। उसको मैं अपने हाथ से हिंदी में लिख लेता हूँ, तब कहीं जाके वो ओहो। समझ तो लायक मतलब होती है। ये मेहनत आपको करनी पड़ती है कि आप देवनागरी में लिखते हैं रोमन जी स्क्रिप्ट हाँ, को। बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर है। और ये मेहनत वैसे मेरे लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक्टर से है, मैं पेशा मेरा वो है, तो मुझे कुछ चीज़ों में मज़ा भी आ जाता है। अगर हिंदी में भी है तो उसको भी अपने हाथों से लिख लेता हूँ, क्योंकि अच्छा। जब लिखता हूँ तो अपने आप ही दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। जो पढ़ने से ज़्यादा उसी को आप कॉपी करिए, क्योंकि हम लोगों को यही याद करने के लिए हमें कॉपी करवाई जाती है कि इसको बार-बार लिखो तो अपने आप याद हो जाता है। तो वो बचपन से जो आदत पड़ी हुई है तो ये है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे रोमन में हो, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि हिज्जे करने में ज़रा फ़र्क हाँ, पड़ मुश्किल। जाता है। हाँ जी, नहीं, मुश्किल एक भी। लोग ये भी कहते हैं ना कि चूंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो उसकी स्क्रिप्ट तो देवनागरी में होनी चाहिए, लेकिन वो रोमन में होती है। तो वो एक जी, बात जो लोग उठाते हैं। फ़िल्में भी रोमन में ही बनती हैं फिर, फ़िल्में भी रोमन में ही बनती हैं। हाँ, सही हिंदी बात है, फिल्में। इंग्लिश। जी हाँ, आप देख लीजिए वो जो जो तसव्वुर है, जो ख़याल है, वो जो अगर रोमन में लिखे हुए हैं, तो वो बोलचाल में भी वैसे ही आ जाता है, आपकी ज़बान भी वैसी हो जाती है। वो जो ज़बान का जो एक म्यूज़िक कहिए या एक पन होता है ज़बान का, वो सब जी रोमन में चला जाता है। तो फिर वो जी। हमारे यहाँ का रहते नहीं है, हिंदुस्तानी सही। रह नहीं पाता वो। हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपने अभी तक पढ़ी हो अपनी अभी तक की जिंदगी में, और आप चाहते हो कि वो किताबें तो सबको पढ़ लेनी चाहिए, वो इतनी अच्छी इतनी उपयोगी किताबें कि सबको पढ़ लेनी चाहिए। कुछ किताबें अगर आप बताना चाहें। किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जिस किताब ने मुझ पे असर किया, जी। मेरे काम पर असर किया और मुझे हम्म। ज़िंदगी का रास्ता दिखाया, वो है लस्ट फॉर लाइफ। हाँ, क्या बात। वैन गॉग की वैन गॉग, उसकी ज़िंदगी मैंने पढ़ ली, और उसके आगे मुझे ये लगा कि अगर जीने में या कुछ करने में जुनून जब तक ना हो, तो आप कुछ नहीं कर हम्म। सकते। तो ये जो जुनून की तासीर जो मुझे मिली, मुझे उस किताब से मिली, वो सबको पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। और तो बहुत सारी किताबें, लेकिन मेन हाँ। जो जो अच्छा। जो जो जिसको पढ़ के मुझे ऐसा जुनून सवार हुआ कि आप भूल जाइए दुनिया, भूल जाइए जहां, भूल जाइए लोगों के, लोग आपको पागल कहते हैं, आपको दीवाना कहते हैं, आप कुछ करते हैं अपने काम में, अगर आप लगे रहिए तो आप कहीं ना कहीं कोई जगह हासिल कर ही लेंगे। अच्छा, इसी तो से जुड़ा हुआ सवाल है कि चीजें सिखाई, और उससे मैं, ये है कि एक तो मेरा टाइम और वक्त बर्बाद करने का जो पहले हो जाता था कि हम टाइम को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, टाइम को हम बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से नहीं लेते, टाइम को लापरवाही से ले जाते थे कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। जी।
तो आज नहीं कल में ये है कि वो जो वक्त गुजरा आज नहीं कल में। वैसे हमें तो ये कहावत बहुत पहले ही से कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो तो पहले से, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे। अमल मैंने उस किताब को पढ़कर अमल किया और उससे मुझे बहुत सारी चीजें मिली। उससे म्यूजिक में मेरी म्यूजिक का मुझे बहुत सारा अंदाजा हुआ, म्यूजिक की समझ आई, किताबों की समझ आई, लोगों की जहनियत की समझ आई, लोगों के जज्बातों की समझ आई। तो फिर जज्बातों की जब समझ आने लग जाती है तो फिर आप अपने हिंदुस्तान में फैल जाइए जरा सा, तो जगह जगह को देख लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में जो इमोशंस, जो जज्बात और जो सारी चीज, इतनी वैरायटी कि हम बता नहीं सकते। क्या बात। तो ये अच्छा सर, ये बताएं कि ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको आपने दीवानावार फॉलो किया, या जिनके आप दीवाने रहे एक जमाने में, जिन लेखकों की या ऑथर की या शायरों की बात अगर हम करें तो ऐसे कौन से लोग हैं? मैंने बताया, एक तो यही थे क्या नाम, नजीर अकबर आबादी, उनको। और बचपन में मैं माखनलाल चतुर्वेदी और ये इन लोगों की कविताएं थी वो, और हमको तो वही पढ़ाया जाता। सूरदास हुए, क्या जो गई उसकी भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं बाको जियो जो लाख करो रही, जसमति को जात कहो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए ठिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनंद भारत ज्यो चुचकारत छो नहीं, धूरी भरे अते सोवित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी, और बात छवि को रस खान बिलोकत भारती काम कला निध कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले माखन। क्या बात है। मानुस हो तो वह रस खाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जी। तो ये इसमें सिर्फ वो नहीं, इसमें छंद देखिए, इसकी जबान देखिए और इसका एहसास देखिए। कमाल। तो ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि सिर्फ एक ही किताब, बहुत सारा है। और क्या है कि उन दिनों तो जो भीख मांगने वाले होते थे, सब्जी बेचने वाले भी होते थे, और वो चूरन बेचने वाले, वो भी गा गा के छंद और उनसे जो करते थे। तो नजीर ने तो इनके लिए भी शायरी की है, यानी कोई खीरा बेचने वाला है तो उसको लिख के दे दिया। क्या खूब नर्म नाजो के सागरे की ककड़ी, और उसमें खास काफी दसंदरे की ककड़ी। क्या तो ये इनसे जिंदगी की समझ आती है एक्चुअली। क्या बात। तो जिंदगी की समझ वो नहीं इन्हीं लोगों से आई। नजीर हुए और रसखान हुए, कबीर हुए। तो बस यही, उनको तो बार बार पढ़िए, एक एक छंद में, एक एक दोहे में आपको पूरी जिंदगी जीने का एक सलीका हासिल हो जाता है, मिल जाता है। क्या बात है। अच्छा सर, ये बताएं, आप जी आप पूरा कर लें सर, अपनी बात पूरी कर लें। फिर जब क्या, एक तो मेरी जबान बिल्कुल, मैं देहात का हूँ, मैं बैलगाड़ी और भैंस चराया करता था। वहाँ किताबों की इतना ज्यादा था भी नहीं, कि बस वही जो बचपन में पढ़ते थे उन्हीं को, फिर उन्हीं का अंदाजा लगा लगा के धीरे धीरे फिर मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो फिर मुझे उर्दू की समझ आई। तो फिर मैंने थोड़ा उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी तो और मजा आने लगा। फिर गालिब, मीर, शैदान, ज़ौक़ और इनको भी पोइट्री भी पढ़ी इन लोगों की। तो जब इन सबको पढ़ा तो ऐसा लगा, कभी कभी हमारा बचपन में हम चाहते थे कि हम भी लिखें, कुछ लिख देते थे। तो इतना बचकाना लगा कि भैया पढ़ने में मजा आ रहा है, लिखना विखना छोड़ दो, क्योंकि इतना तो कहाँ फिर आप समंदर में और आप अपने आप को हाँकना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो और ये मजा किताबों ही से ही आता है। किताबों की शक्ल जब आपके जहन में आ जाती है, जब आप खरीद के लाते हैं, और आपको पता रहता है कि ये किताब चाहे सालों से ना पढ़ी और किस कोने में रखी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि किस कोने में रखी हुई है, क्योंकि उस किताब से मोहब्बत है आपको, वो किताब पढ़ ली है। और जो नहीं पढ़ी वो तो रखी हुई है, फिर कभी कभी छांट को उठा के लिया तो फिर वो किसी कोने में चली गई। तो आप दूर से अंदाजा उसकी खुशबू तक आ जाती है उस किताब की, कि यहाँ रखी हुई है। और वजह ये है कि हमने उस किताब को पलटा है, एक एक पन्ने करके हमने पलट पलट के पढ़ा है। ऐसे खिसका के नहीं पढ़ा है, ऐसे खिसका के नहीं पढ़ा है कि जल्दी। अच्छा ये बताएं कि आप नौटंकी से भी जुड़े रहे हैं बहुत शुरुआती जमाने में अपने, तो नौटंकियां भी छपती थी एक जमाने में, आपको याद होगा वो पहलवान जी की किताबें होती थी, श्री कृष्ण पहलवान जी। हाँ। तो
हाँ जी, जी, हाँ। जी। तो क्या उन किताबों को भी पढ़ा, या जब आप तैयार करते थे तो वो नौटंकी आप किस तरह से तैयार करते थे? यानी वो लिखी हुई होती थी या ओरल? मैं एक्चुअली पारसी थिएटर से ताल्लुक रहा है मेरा। नौटंकी जी, तो मुझे जब कभी-कभी हम मेले वेले में लग जाते तो नौटंकी कोई दूसरी मुन्नी बाई की नौटंकी या मल्लिका बाई थी वो उनकी नौटंकी और इस तरह के उनका मिल जाता था मुझे। तो हम अच्छा, कभी आदान-प्रदान होता रहता था। लेकिन अच्छा, मैं पारसी थिएटर में रहा, जहाँ मुंशी दिल लखनवी, आगा हशर कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, इन लोगों की नाटक और ये किताबें हुआ करती थी वहाँ पर। मुंशी दिल अच्छा, लखनवी तो ऐसा मेरा फेवरेट शख्स है, अच्छा। जिन्होंने लैला मजनू लिखा है कि सर अब कुछ कुछ बयान याद हो, अगर अगर कुछ सुना पाएँ, अगर कुछ सुना पाएँ तो बहुत। ये आगा हशर कश्मीरी और इनका क्या दिल लखनवी, दिल लखनवी। मुंशी दिल लखनवी कि अ, मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब ये है कि फिरता है जमाल यार आंखों में। तो लैला ने मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला में खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना है हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखे हजरत यूसुफ, करे खुद फैसला उसने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो जमाने में तुझे सब साकिए मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी में खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो मुझी को बज़्म में देखो, तमन्ना ये नहीं मेरी फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। निगाहों से जो बचती हो तो दिल से भी निकल जाओ, और मेरे दिल में जो रहती हो तो पर्दा हो नहीं सकता। मिटा दूंगा मैं हस्ती को तेरी फकत में ऐ लैला, तुझे गर क्या बात, शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं। ये है जी। क्या क्या बात। तो सर ये भी क्या छपी हुई मिलती थी उस जमाने में? ये जो स्क्रिप्ट पारसी थिएटर की? ये मुंशी दिल लखनवी की तो मैंने बहुत ढूंढी, तब कहीं वो चांदनी चौक में वहां कहीं मिल गई थी मुझे, क्योंकि अच्छा, मैं वहां तो हाथ से लिखे हुए थे, उर्दू में लिखे हुए थे, और वहीं ज्यादातर वहाँ जो डायरेक्टर होते थे उनको स्क्रिप्ट याद होती थी। डायरेक्टर का अच्छा, मतलब ये होता है कि इसको सारी स्क्रिप्ट याद हो, वो क्या बात। डायरेक्टर हो जाता है। तो फिर आप भी तो सुन ये के ही याद करते थे उसको? तो वहीं पे वो रजिस्टर में लिखा रहा, एक रजिस्टर होता था उसको रजिस्टर कहते थे, उसमें जी। सारे वो लिखे होते थे, संवाद लिखे होते थे, तो हम जा जाके अपने अपने संवाद लिख लेते थे और बस याद करते रहते थे, यही था सब। दिल लखनवी साहब का एक बहुत अच्छा खाका निदा फाजली साहब ने लिखा है, वो आपने पढ़ा? या मैं आपको भेज दूंगा अगर नहीं नहीं पढ़ा होगा। नहीं, जरूर भेजिएगा, जरूर मैं भेजिएगा। भेजूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा खाका लिखा है दिल लखनवी साहब हाँ का। हाँ और हाँ वाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब जैसे आप लैला मजनू करते थे, रवेल की जब फिल्म आई थी 76 में, एच एस हाँ रवेल की लैला मजनू, ऋषि कपूर वाली, जिसमें साहिर ने गाने लिखे थे, तो हाँ। वो जब आपने देखी होगी तो आपको तो बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप तो खुद उस चीज। इसके आगे कोई लैला मजनू नहीं जमा। मैं किसके उसकी आगे? ये जो मुंशी दिल लखनवी वाला जो है, अच्छा, 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 अच्छा। इसे आप पढ़िए। हाँ, ए अच्छा, मस्त रूह तुझे तेरी नेखत की कसम, अल्लाह की कसम मेरी वहशत की कसम है, लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है, तो जिसको चाहती है उसी की कसम सबा, एक गम ज़दा पुराज का पैगाम लेती जा, ले एक धज्जी तो लेती जा मेरे चाके गिरेबां की, हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्मा की, अदब से सर झुकाकर चूमना लैन जाना की, और मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्दे बियाबां की, अगर तैयार हो तो साथ ले आना, जुबा बनकर मेरी भरना, दरे लैला पे चिल्लाना के बफूर खम से चश्मे नम से चश्मे हो गए जारी, और गुले उम्मीद थे जितने वो कांटे बन गए प्यारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, वाह। तो सर लैला जो मजनू तो ये है। और पारसी तो थिएटर में, क्योंकि हम लालच अपना रोक नहीं पा रहे हैं, और कौन से कैरेक्टर आपने किए लैला मजनू के अलावा पारसी थिएटर की, अगर हम बात करें जिसमें इस तरह मैंने के? मैंने अनारकली भी किया हुआ है, और मैंने समाज की भूल एक प्ले होता जो हाँ होता था, समाज की भूल, लैला मजनू, शीरी फरहाद, आंख का नशा, दिल्ली दरबार, ये सारे होते सब नहीं करते। सर एक्चुअली मैं कुछ। थिएटर में जी, बतौर सिंगर भर्ती जी, हुआ जी, था 250 पैसे, जी, और
फिर बाद में मुझे एक्टर बना दिया गया। तो अच्छा। एक्टिंग जब गले पड़ी तो फिर वो म्यूजिक मेरा थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन मैंने उसको बराबर से चलाया। पारसी थिएटर या नौटंकी में ये होता है कि अगर आपको गाना नहीं आता, आपको म्यूजिक का सेंस नहीं है, तो आप हाँ, उसमें आपको कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे क्या मजा आ गया। तब मुझे एक्टर की जिंदगी की समझ आई कि एक्टर की लाइफ होती क्या है। तो और ये वहां से फिर गाना भी आपने सीखा बाकायदा उसके बाद, या मैं वो करते करते आ गया थिएटर करते? एक एक ऐसे ऐसे खलीफे थे वहां पर, ऐसे ऐसे उस्ताद लोग थे जो गाने में, जो कि आप मैं बयान नहीं कर सकता। वो जैसे आत्मा से, जैसे वो रूहानी हुआ करता था सारा कुछ जब वो गाते थे। 2 बजे, 2:30 बजे और 3 बजे जब उनकी आवाज खुलती थी तो। और एक तो उस वक्त बहुत सारे, जैसे आजकल वो क्या, वो डीजे वीजे हो गए ना, बड़े बड़े हाँ, स्पीकर लगा दिए। कुछ नहीं हाँ, होता था, 2 हॉर्न लगाते थे, मतलब चुंगा कहते थे, चोंगे हाँ, जो हाँ, वो लगा दिया करते थे। और एक माइक होता था और पूरी माहौल में बस ऐसी आवाज ऐसी पहुंचती थी पूरे माहौल में, और सही सही आवाज पहुंचती थी। अभी तो बनावटीपन, आप अपनी आवाज खुद नहीं पहचान पाएंगे अगर आप ये जो डीजे वीजे में अगर गाना शुरू कर दें उनके माइक में। एक तो माइक में हमें माइक से दूर रह के गाना सिखाया गया है। अभी जब तक आप मुंह से ना चिपका लें तो आपका मुंह नहीं दिखेगा, बस वो माइक दिखेगा। सही बात। आप गा के आवाज कुछ, हाँ, सही। बड़ा मुश्किल में डाल दिया है तो आजकल सर, की ये जो एक टेक्नोलॉजी। एक कोई डायलॉग किसी और कैरेक्टर का पारसी थिएटर से और सुना दें, फिर हम अगले सवाल की तरफ किताबों पर जाएंगे। लेकिन मैं अपना लालच रोक नहीं पा रहा हूँ कि कोई भी और आगे शीरी फरहाद से। जी, जी। आगे बढ़िए। खुदा जानता है इस वक्त आपके दिल में वही दुआ होनी चाहिए जो बेटे की कुर्बानी के वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल में थी। अगर मुंह देखेगी मोहब्बत रास्ता रोकती है तो अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए ताकि कुर्बानी आसान हो जाए। क्या बस ऐसी कुछ बात याद रह है, गई जी बस। क्या बात है, क्या बात है। सर, ये मुझे बताएं कि किताबें पढ़ना क्यों हम्म। जरूरी है? जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की महिमा क्या है? पढ़ने की महिमा ये है कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं, विकास में सिर्फ जहन की विकास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे जिंदगी का विकास वो किताबों से ही मिलता है। उस जब तक आप में क्या है कि आप पता नहीं कब क्या पढ़ जाते हैं। और किताब पढ़ने का ये नहीं कि सिर्फ किताबों की गिनती लगाते चले जाएं कि मैंने 1,000 पढ़ ली और 10,000। आप 4 किताबें पढ़िए, लेकिन 4 किताबें ऐसी पढ़िए जिंदगी का कोई ऐसा सबक मिल जाए कि आपको जिंदगी जीना आसान लगने लग जाए, जिंदगी छोटी लगने लग जाए। कि इतना कुछ पढ़ा, मुझे किताबों ही से मिला है सब। लोगों के किताबों में लोगों के जिस तरह के किरदार, जिस तरह के कैरेक्टर, जिस तरह के चरित्र और जिस तरह के जज्बात जब मैंने किताबों पढ़े तो फिर खुद भी जीने का मन करता है कि नहीं भैया, वक्त बर्बाद मत करो, किताबें पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन किताबों से जो सीखा है उस पर काम करना तो शुरू करो। क्या बात। तो किताब हमेशा बहुत कुछ, हमेशा हर किताब कुछ ना कुछ दे जाती है। कुछ किताबें ऐसा कहती है कि भाई मत करो, कुछ किताबें कहती है ऐसा ही करो। तो जो कहती है हाँ, नहीं करो तो नहीं करेंगे, जो कहती है ऐसा करो तो ऐसा करो। क्या बात है। अच्छा सर, तो ये किताबों से जुड़ी कोई हम्म, आपकी प्रिय जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई दुकान जहां से आपकी बहुत यादें जुड़ी हों, और कोई याद अगर हमसे साझा करना चाहें? जी 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 जी, हमारे जबलपुर में एक खलील मियाँ होते थे, रेल की पटरी के किनारे वो अपनी किताबें और शाम को आया करते थे। अच्छा। तो सिंहासन बत्तीसी और लैला मजनू और ये सारी किताबें जो सिंहासन बत्तीसी और कौन कौन सी वो जो हातिम उस तरह ताई, की अखबारी अल्लादीन अखबारी नजर का आया। जी, जी। आल्हा उदल ये सारा जो किताब है वो बेचते जाते थे। तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम जाके किताब के सामने दुकान के सामने खड़े हो जाते थे। फिर बाद में उन्होंने देखा कि बंदा खड़ा हो जाए तो मुझे दे देते थे कि पढ़ के तू वापस कर देना, तो पढ़ने के लिए मुझे दे देते थे। अच्छा, वो दे देते तो थे ये पढ़ने के लिए? जी जी जी, वो तो बड़े कभी कभी उनकी दुकान के बगल में बैठ के पढ़ लेता था मैं। क्या तो बात। वो दुकान में कभी, उस खलील मियाँ की दुकान में कभी नहीं भूल सकता। वो शाम को ही आते थे 4-5 बजे और अपना झोला खोल के वो रेल की पटरी के किनारे अपनी दुकानें, बाजार 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 चौराहा ही था, चौराहे के बीच से वहां से रेलवे का फाटक था और वहां से वो रेल की पटरी गुजरती थी। और ये खलील मियाँ फाटक के इस तरफ बैठ के अपना वो बिछा के सारी किताबें बिछाए रखते थे। तो मेरा काम डेली होता था वहां जाना।
तो वहीं चला जाता था। और यही जो अखबारी कागज में जो अभी अगर मेरे ख्याल से कि अब तो नजर ही नहीं आती उस तरह, जिसमें वो नौटंकी और ये जो पीला पीला सा कागज था। जी हाँ, सही सही। अच्छा सर, ये बताएं इंडस्ट्री में क्या माहौल है लिखने पढ़ने का? मुंबई में आप हैं, इतने जमाने से हैं अब तो आप, क्या माहौल है लिखने पढ़ने का? देखिए जी, किताबों का माहौल तो कम होते चला गया है, क्यों बड़ा आसान सा हाथ में ऐसा एक मोबाइल पकड़ लिया या कुछ पकड़ लिया, उसी में वो पढ़ते पढ़ते लिखते रहते हैं। गूगल आ गया है, उसमें से कुछ करते रहते हैं। तो किताब छूना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किताब छू के करेंगे क्या, पता नहीं क्या उनकी समझ है, क्योंकि किताब के लिए थोड़ी सी पहुंच जरूरी होती है कि अगर आप किताब तक नहीं पहुंचेंगे, यहाँ तो आप पहुंचे ही हुए हैं, आपके हाथ में मोबाइल है तो समझ लीजिए आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो जो वहां तक पहुंचने का जो मजा है उनसे वो वंचित है सारे के सारे। तो बस यही है कि मैंने देखा कि ये मोबाइल हाथ में ले लेंगे और मोबाइल में वो अपने डायलॉग मोबाइल में देख के पढ़ते रहते हैं, कि उसमें वो डाउनलोड कर लेते हैं अपना जो भी स्क्रिप्ट है, और बस उसी में से देख देख के। मुझसे तो कभी ना हो, मैं कभी नहीं कर सकता ये, मुझसे तो अच्छा, याद ही नहीं होता। आपका क्या तरीका है? आप कैसे तैयार करते हैं? अगर पढ़ते कैसे हैं स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट कैसे पढ़ता हूँ? स्क्रिप्ट सामने लेके पढ़ता हूँ और लिखते जाता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। मैं इस पे तो बहुत कम पढ़ता हूँ। अगर नहीं हो तो मैं अपने घर में ही प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ और फिर उसको तब पढ़ता हूँ, तब मुझे मजा, तब समझ आता है एक्चुअली। नहीं तो समझ ही नहीं आता। अगर उसको पढ़ लो तो थोड़ा थोड़ा उतना समझ लेता हूँ मैं कि चलो ये फिल्म करने लायक है या नहीं है। अच्छा सर, इतना पढ़ा आपने, कुछ लिखने का कभी जी हुआ कि कुछ लिखें अपने बारे में, या कुछ और भी कहानी उपन्यास कुछ लिखें? चल रहा है जी जी, चल रहा है। कुछ लिख रहा हूँ मैं। एक तो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रहा हूँ, कुछ पारसी थिएटर में रहा हूँ उसके वो भी लिखा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट भी ऐसी लिखी हुई मैंने। क्योंकि मैंने जिंदगी ऐसे ऐसे लोगों के साथ गुजारी है और बड़े मजेदार। बिल्कुल, मैं 6 साल तो पारसी थिएटर में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह रहा हूँ। तो वो जो जिंदगी है वो भी लिख रहा हूँ मैं सब। तो अभी बस यही है, अभी इन दिनों जो लॉकडाउन में काफी कुछ है, अभी देखते हैं कब अच्छा, वाह। अच्छा सर, आएगा सामने। ये बांसुरी की तरफ कैसे पहुंचे इस पूरे हंगामे में? ये जो संगीत का पूरा मामला है। बांसुरी बहुत पहले से ऐसे ही एक्चुअली कुछ ना कुछ करते रहने की मेरी आदत है। तो वो ये सब किताबों से मिली है आदत कि अभी किताब पढ़ते थक गए तो अब क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए, तो मेरा जो मैंने एनएसडी में स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट में किया था, स्टेज क्राफ्ट में। और घर में भी, जब बचपन में भी घर में मैं ऐसी कुछ कुछ करता रहता था, कुछ कुछ तोड़ता फोड़ता बनाता, खटिया बुनता रहता था, और ये करना ये सब हम वहाँ काम करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ आके सबसे पहले तो मैंने बांसुरी फूकना सीखा, फिर थोड़ा थोड़ा बजाना आया, फिर बजाना आया तो फिर बांसुरी पे रिसर्च करनी शुरू की। रिसर्च करनी तो हमें बांस ना मिले तो हमने पीवीसी पाइप मंगाए, उससे फिर बनाने शुरू किया। क्राफ्ट तो आता ही है मुझे, तो फिर अच्छा। उससे फिर मैंने पर्शियन फ्लूट और नेई फ्लूट और कवाला और हिंदुस्तानी फ्लूट और बहुत सारी क्या फ्लूट फिर ऐसे बनाते रहता हूँ और बस करता रहता हूँ। स्ट्रॉ से भी फ्लूट बना लेता हूँ मैं तो। क्या जुनून मतलब है, एक चीज, जो भी काम करते हैं बहुत जुनून के साथ करते हैं। हाँ जी, बस बगैर जुनून के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ मत सीखिए, सिर्फ जुनून सीख लीजिए तो आपको, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी बड़ी छोटी सी लगने लगती है कि यार इतना कुछ है और ये क्या करने बात को बहुत कुछ, बस अभी वक्त गुजरा जा रहा है। तो ये है, वाह। जुनून तो भी काम करने के लिए आपको जुनून तो अपने जहन पैदा करना पड़ेगा। सर, ये बहुत शुक्रिया। बस मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, बढ़ते हुए सालों में हैं, उन्हें आप कौन सी किताबें या कौन सी मैगजीन्स या क्या पढ़ने के लिए क्या बताना चाहेंगे कि मैं जिससे कुछ नहीं उनको? बताना चाहूंगा, मैं कुछ नहीं बताना चाहूँ। किताब के नाम से आप चले जाइए, कोई हिंदी की किताब हो चाहे अंग्रेजी की किताब हो, बस जो हाथ में आ जाए वो उठाए, फिर उनको खुद ही समझ आ जाएगी कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। क्या क्योंकि उन्हें खुद खुद अपनी तरीके से तलाशना चाहिए कि मैं किस किस रास्ते में हूँ क्या। ये सीधा सा तरीका है। मुझे किसी ने नहीं बताया कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर देखा कि अच्छा ये तो पढ़ लिया, अब दूसरा। फिर वो जो लालच एक्चुअली पैदा करने चाहिए किताब पढ़ने की,
तो कोई भी सामने उठा के कोई भी किताब दिख जाए, उसी को उठा के जरा पढ़ के देखिए, कोई भी किताब, अच्छा, चाहे तो समझ आए। आप कैसे आए थे पढ़ने की तरफ? आपका रुझान पढ़ने की तरफ कैसे हुआ था? स्कूल में आपकी नाम क्या? लिखा दिया था पढ़ने की तरफ। पहले तो टीवी और ये सब तो कुछ हुआ नहीं करते थे, तो बस खास तौर पे पढ़ना, तो जब मैं पारसी थिएटर में आया तब आदत पड़ी पढ़ने की। अच्छा। जब पारसी थिएटर में आया तो चीजें समझ आने लगी। फिर क्या है कि जब तक जबान समझ ना आया, अब वहां हम बुंदेलखंडी बोलते थे, बुंदेलखंड में कितना ही वो होगा, बुंदेलखंडी में तो कोई किताब होती नहीं थी, हिंदी में होती थी, तो समझने भी दिक्कत होती थी, वो होती थी। फिर आके मैंने यहाँ उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। जब उर्दू लिखना पढ़ना सीखा तो जाहिर है कि अगर सीखा है तो फिर पढ़ के भी देखो कि आता है कि नहीं आता। फिर मजा आने लग गया। फिर मजा आने लग गया तो फिर वो मजे में फिर और मजा आता रहा और सिलसिला चलता रहा। अब फारसी में तो जबान और लहजे का ही मजा है, जो उसकी अपनी एक फिजा जी है उस जबान की, जी वो जी जी, यही है। उसका बड़ा मजा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही कम वक्त में आपने इतना सारा ज्ञान का पूरा एक समा हमारे सामने रख दिया है कि हमें लगता है कि जो लोग सुनेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और हम आपसे बात करते रहेंगे, और जल्दी ही आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरा जी करें। हमें बहुत इंतजार है कि वो जिसकी आपने आज झलक दी है एक पारसी थिएटर के जमाने की, वो हमें पूरे विस्तार में पता चल सके, पढ़ सकें उसको हम लोग। जी जी तो जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।